जय हिंद फ्रेंड्स, जेके एडू क्लासेस में आपका स्वागत है। जीडी क्लास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जिसके वजह से इसको मतलब 50% इस वीडियो में करेंगे और इसका 50% जो क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। और इसमें जो भी मतलब पॉइंटेड है वो जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नोट डाउन किए हैं। मतलब 5 बुक क्वेश्चन हम लोग कलेक्शन किए हैं जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद से जो भी मतलब इसमें जो लूसेंट का जो है याद नहीं होता है, जैसे शिलालेख हुआ, चाहे जो भी मतलब बॉक्सेस से जो याद नहीं होता है उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग याद कर लेते हैं जो शिलालेख था, इसका ट्रिक के माध्यम से इसको याद करते हैं और उसके बाद से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन कलेक्शन है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले शिलालेख देखिए। शिलालेख जो है अशोक का, ठीक है, अशोक का शिलालेख था। इसका ये 14 शिलालेख है। इसको हम लोग याद करते हैं। पहला शिलालेख में क्या किया गया? पशु बलि की निंदा किया गया है। ठीक है, पशु बलि की निंदा किया गया किस शिलालेख में? तो देखिए, प से पशु, पहला और पशु, याद रहेगा। ठीक है, प से पहला, प से पशु, इसे याद रखेंगे। पहला में पशु है, पशु की निंदा, पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, देखिए दूसरा में क्या है? दूसरा में है चिकित्सा, मनुष्य और पशुओं की माने जानवरों की चिकित्सा का अथी कहा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसको याद करने के लिए देखिए दूसरा है और चिकित्सा है। दो से याद रखिए। देखिए दो और डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर में भी डीओ होता है और दो लिखिएगा, डी और 2 लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी दूसरा और डॉक्टर क्या करता है? चिकित्सा का काम करता है। और चिकित्सा किसका होगा? या तो मनुष्य होगा, नहीं तो जानवर का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। दूसरा क्या होगा? चिकित्सा से। चिकित्सा किसका चिकित्सा? मनुष्य का चिकित्सा और पशु का चिकित्सा। देखिए तीसरा शिलालेख जो है ना, यह है, यह राजकीय अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि हर 5 वर्षों के उपरांत दौरे पर जाए। ठीक है, हाँ, तो देखिए, तो इसमें याद रखेंगे क्या? देखिए तीसरा है 5 वर्ष का, इतना याद रखिएगा। तीसरा में कहा गया है 5 वर्ष के अंतराल पर वह, ठीक है, धार्मिक दौरे पर जाएं। ठीक है, अब देखिए तीसरा में क्या है? दौरे पर जाएंगे। और दूसरा में क्या है? डॉक्टर माने चिकित्सा का उल्लेख है। और पहला में क्या है? पशु बलि की निंदा। प से पहला, दो से डॉक्टर। ठीक है, और तीसरा से 5 वर्षों के अंतराल पर वो धार्मिक दौरे पर जाएंगे। चौथा में क्या है? भेरी घोष की जगह धम घोष की व्याख्या की गई है। देखिए इसको याद करने के लिए याद रखिएगा। चौथा माने कहने मतलब चारों तरफ से इसको उठाइएगा तो भारी लगेगा, भारी लगेगा। अब चारों तरफ से उठाएगा तो भारी लगेगा, छोड़िएगा धमाक से गिरेगा धम से। ठीक है, तो भेरी घोष की जगह क्या किया गया है? धम घोष की व्याख्या की गई। किसमें? चौथा में। चारों कोण पकड़ के उठाइएगा तो क्या होगा? भारी लगेगा, छोड़िएगा तो धम से गिरेगा। तो याद रहेगा भेरी घोष की जगह धम घोष की व्याख्या की गई है। चलिए पांचवा में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। देखिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति किया जाता है तो जानते हैं क्या? नियुक्ति कभी किसी माने पोस्ट पर नियुक्ति होता है तो कागजात इकट्ठा किए जाते हैं। देखिए 5वां से याद रखेंगे 5। ठीक है, 5 से याद रहेगा फाइल में रखा जाता है सब नियुक्ति पत्र जो भी होता है। ठीक है, चाहे जो भी कागजात होंगे रखा जाएगा। चाहे ऐसा भी याद रखेंगे धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया गया है, तो धर्म से रिलेटेड है। जानते हैं कि 5 जो है धर्म में शुभ होता है। ठीक है, शुभ माना जाता है ना, तो ये सब याद रहेगा। ठीक है, 5वां में क्या है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्रों की नियुक्ति। चलिए फिर से देखते हैं। प से पहला, प से पशु बलि की निंदा। 2 से डू से डॉक्टर, चिकित्सा, पशु और चिकित्सा का व्याख्या की गई। किसमें? दूसरा में। तीसरा में क्या है? देखिए तीसरा में हर 5वें वर्ष के अंतराल पर धार्मिक दौरे पर जाएंगे। ठीक है, अधिकारी जो है राजकीय अधिकारी धार्मिक दौरे पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से है छठा। देखिए छठा में है ना सोचे आत्मनियंत्रण, सॉरी 5वां बोले ना, हाँ ठीक है, 5वां का चर्चा कर लिया हम लोग। छठवां में क्या गया? आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। देखिए 6वां मैंने आत्मनियंत्रण की शिक्षा। देखिए अगर कोई छटपटाएगा तो उसको कहा जाएगा कि उसका आत्मनियंत्रण माने उसको नियंत्रण की शिक्षा दिया जाएगा कि अपने आप को नियंत्रण करे। ठीक है, छटपटाना समझते हो ना? छटपटाना माने हबड़ाना किसी काम के लिए। ठीक है, तो जैसे कोई छटपटाएगा तो कहेंगे आत्मनियंत्रण की उसको शिक्षा दिया जाएगा कि अपने आप को नियंत्रित करिए। ठीक ना, तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा कब दीजिएगा? जब कोई छटपटाएगा। तो छटपटाना से 6 याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा तो सब याद हो जाएगा। ठीक ना, छठ पूजा में आत्मनियंत्रण। अच्छा, छठ पूजा में हाँ ऐसा भी ठीक है। छठ पूजा में भी आत्मा पर नियंत्रण रखा जाता है 2 दिन तक ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 7वां में है, 7वां और 8वां।
ठीक है। देखिए 7वां 8वां जो है इसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 7वां 8वां में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, यानी देखिए तीर्थ यात्रा माने अशोक गया था तीर्थ यात्रा पर, ठीक ना, तो उसका उल्लेख है। तो इसमें तो पहले के ज़माने में लोग क्या लेके जाते थे, पहले इस आज के ज़माने की तरह 5 स्टार होटल तो है नहीं, था नहीं, कहीं गए चाट समोसा पकौड़ा खाए। पहले के ज़माने में क्या लेके जाते होंगे, सतुआ अचार, भोजपुरी में कहा जाए तो क्या लेके जाते होंगे, सतुआ। तो 100 से सतुआ, 100 से 7 अचार से 8 याद रखेंगे, ठीक है। जाते थे कहाँ, तीर्थ यात्रा करने के लिए, ठीक है। तो सतुआ अचार लेके कहाँ, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया 8वां तक हम लोगों का। देखिए 9वां में सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार, ठीक है। तो अगर किसी को सच्चा भेंट और सच्चा शिष्टाचार हो जाएगा तो आदमी नौ जाएगा, झुक जाएगा, या शिष्टाचार होगा वो आदमी झुक करके किसी को प्रणाम करता है, उसमें शिष्टाचार होगा तभी, ठीक है। तो शिष्टाचार होगा तो क्या होगा, आदमी नौ जाएगा, ठीक है। तो 9वां में क्या है, शिष्टाचार, सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार। चलिए यहाँ तक याद हुआ। 10वां में है ना, देखिए 10वां में है, अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। देखिए हम राजा और उच्च अधिकारी जो भी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। प्रजा के हित में सोचे यानी प्रजा क्या थी, राजा की दास थी समझिए तो, ठीक है, एक तौर पे। तो 10 और 10वां याद रखेंगे, यानी दास के बारे में मालिक सोचेगा ना, ठीक है। तो 10वां से क्या याद रहेगा, राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। किस में, किस शिलालेख में, 10वां में याद रहेगा इससे। अब देखिए 11वां शिलालेख है ना, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म के। अच्छा बताइए, 2 पैर होता है, ठीक है, दोनों पैर 11 का सिंबल देता है ना। अब कहीं से टपकिएगा, कूदिएगा, दोनों पैर से धमाक से कूदिएगा ना, धम से कूदिएगा तो क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो याद रहेगा इस 11वां में धम की व्याख्या की गई है, ठीक है। ऐसा अगर थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट रखिएगा तो एग्जाम में जाइएगा, ऑप्शन आएगा जैसे आप मार दीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिए तो 11वां में क्या है, धम की व्याख्या की गई है, ठीक। अब चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए। 12वां देखते हैं। 12वां में क्या गया है ना, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किया गया। धर्म महामात्रों किस में कहा गया था, 5वां में। स्त्री महामात्रा की नियुक्ति 12वां में की गई है, ठीक है। अब देखिए स्त्री महामात्रा की नियुक्ति 12वां में की गई है। पहले के स्त्री को बाहर निकलना से मना है। हाँ उस समय, अच्छा इस तरह भी याद रखते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। स्त्री को बाहर निकलने से मतलब पाबंदी रहता था पहले, ठीक है। तो 12 बाहर से महामात्र याद रखेंगे, चाहे 12वां से इसे याद रखिए। 12वां शिलालेख में क्या है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति क्या होती है, 12वां में। 13वां में कलिंग युद्ध है, ठीक है। देखिए युद्ध होगा तो लोग मरेंगे, हम मरेंगे तब ना 13वां 14वां 13वां 16वां होता है, क्या होता है ना, ठीक है, 13हिया होता है, ठीक है। तो देखिए युद्ध होगा तो क्या होगा, लोग मरेंगे तो 13हिया होगा, ठीक है। तो 13वां में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। बहुत लोग उसमें मारे भी गए थे, जिससे हृदय परिवर्तन हुआ उस समय से अशोक को, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक याद हो गया। 14वां में याद रखेंगे, अशोक ने कहा जनता को अपने धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा था, किसमें, 14वां। इस तरह से याद हो गया। 13वां बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कई बार पूछा हुआ है। 13वां क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। चलिए प से पहला, प से पशु, और दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, हर 5 वर्ष पर धार्मिक, हाँ, दौरे पर जाएंगे। अच्छा बताइए चौथा शिलालेख में क्या है, घेरी घोष की जगह धम घोषित कीजिए। भारी होगा छोड़ देंगे, धमाक से गिरेगा, ठीक ना। 4 वर्ष उठाइएगा तो। 5वां में है स्त्री धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 5वां में क्या है, अच्छा 6वां में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। जब जो भी छटपटाएगा तो उसको क्या शिक्षा दिया जाएगा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया जाएगा। अच्छा 7वां 8वां में क्या है, तीर्थ यात्राओं का, अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 9वां में क्या है, सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार, यानी सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार रहेगा तो आदमी 9 जाएगा, ठीक है। 10वां में हो गया, अशोक ने आदेश दिया था कि राजा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के, ठीक है। तो ये 10वां है। 11वां में धम्म की व्याख्या, ठीक है। 12वां में हो गया स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 13वां में हो गया कलिंग युद्ध, ठीक है। इसके बाद 14वां हो गया, अशोक ने बताया था जनता को कि धार्मिक जीवन व्यतीत करें। इस तरह से हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको याद किए, और 1-2 बार इसको रिकॉल करिएगा, आप एकदम 100% याद होगा, किसी भी एग्जाम में ये नहीं छूटेगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसमें बताइए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कब स्थापना हुआ था मौर्य वंश का, 322 ईस्वी में मौर्य वंश का स्थापना हुआ था, और ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व, ठीक है।
चलिए इस पर थोड़ा क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन जितने भी होंगे उस पर हम लोग इर्द गिर्द उससे चर्चा करते चलेंगे। देखिए निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य जो थे मतलब कौन सा पुस्तक लिखे थे? अर्थशास्त्र लिखे थे। और चाणक्य कहाँ के मतलब आचार्य थे? तक्षशिला के तक्षशिला में मतलब वो पढ़ाते थे, ठीक ना। तो चाणक्य जो थे वो घनानंद जब उनको अपमानित किया तो वह उसी समय ठान लिया कि इनको हटाना है मतलब सिंहासन से, और योग्य राजा के उस पर बैठाना है और अखंड भारत का निर्माण करना है। इस संयोग बस जब जंगल से गुजर रहे थे तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य पर इनका नज़र पड़ा, जो कि मतलब एक राजा और प्रजा का वो कॉमेडी कर रहा था, ड्रामा खेल रहा था, उसमें वो राजा बना हुआ था, ठीक है। जैसे ये लोग गए तो वहाँ जंगल से गुजर रहे थे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पर राजा बना था। और जब चीता आया ना तो ये कहा हुआ कि ये सब लड़का तो भाग गया, लेकिन ये जो है राजा बना था ये आया और इनके सामने खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये बोले ना ये चाणक्य कि तुम भयभीत क्यों नहीं हुए? तो बोला कि हम राजा हुए हैं और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का रक्षा करना, ठीक है। इसको साहस को देखते हुए उनको लगा कि ये लड़का जो है परफेक्ट होगा, ये जो हमारा मिशन है। तो उसके लिए ये कहा कि उसको ले गए तक्षशिला लेकर के 8-9 साल तक उसको प्रशिक्षित किए और उसके बाद से चढ़ाई किए किस पर? मगध पर, ठीक है। तो इस तरह से ये मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा इसमें निम्नलिखित में से बोला तो कौन? मौर्य वंश। देखिए निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत की दौरा सबसे पहले किया था? देखिए तो मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो था ना वह जब क्या बोलते हैं सिकंदर का जब मृत्यु हो गया तो सिकंदर के मृत्यु हो जाने के बाद सेल्यूकस निकेटर ना प्रयास किया कि वो जो क्षेत्र जो जीता हुआ था सिकंदर उसको हासिल कर ले। लेकिन जब वो आया तो उसका सामना हुआ किसे? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से होने से क्या हुआ? पराजित हुआ 305 ईस्वी में। 305 ईस्वी में जब पराजित हुआ तो ईसा पूर्व 305 ईसा पूर्व में जब वो पराजित हुआ किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो वह अपने पुत्री की शादी किया, मैंने संधि जो हुआ, संधि के बाद से अपनी पुत्री की शादी किया, जिसकी पुत्री का नाम क्या था? कार्लेनिया की शादी किया चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 500 हाथी उसको उपहार में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विधा केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से। बताइए तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में है। कहाँ है? पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में है। तक्षशिला के जो आचार्य थे कौन थे? आचार्य शीलभद्र। मैंने उस समय जो तक्षशिला में जो ले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को कौन थे? चाणक्य। तक्षशिला में प्रशिक्षित किए थे उसको ले आकर के। यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? यूनानियों को भारत से बाहर किया था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य किया था, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा की है 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर का हार हुआ। उस समय उस समय कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था, ठीक है। हारने के बाद से वह यूनानी था जिसको वह हार के बाहर हो गया। बाहर हो जाने के बाद से कौन बाहर किया इनको? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? तो देखिए मेगास्थनीज जो थे वो ग्रीक के थे, ठीक है, ग्रीक के थे। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। लगभग कितने वर्ष तक रहे? 5 वर्ष तक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 वर्ष तक रहे, यानी 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य था। ये अंतिम दिनों में क्या हुआ ना कि ये जैन धर्म को अपना लिया, यानी जो जैन धर्म के अपना करके वह चला गया श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में जा करके वहाँ पर संलेखना विधि से अपने प्राण को त्यागे। संलेखना विधि मतलब उपवास विधि। जैन धर्म में उपवास विधि से प्राण त्यागना को संलेखना विधि कहते हैं। उस विधि से इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। तो अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किसने? चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? श्रवणबेलगोला में। अभी बताया श्रवणबेलगोला में मतलब अपने जैन धर्म को अपनाए और वहाँ जाकर के संलेखनादि से अपने प्राण का त्याग किए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? उदयन बनाया था। हाँ, उदयन बनाया था। और पाटलिपुत्र को मतलब ये भी जो चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर शासन किए मतलब राजा बने, उस समय पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाए। ठीक है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? बताइए, किस शासक के दरबार में मेगास्थनीज किसका दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसका मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी में। ठीक है। ग्रीक लेखक द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा जाता है? नहीं, घनानंद को। अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहता है? घनानंद को। घनानंद किस वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद को अपदस्थ किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके मदद से किया? चाणक्य की मदद से। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और चंद्रगुप्त और मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री। ठीक है, मौर्य वंश के प्रधानमंत्री भी थे। देखिए, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार थे कौन? चाणक्य। और इनके गुरु भी थे और ये प्रधानमंत्री भी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? देखिए, नदी के नाम है सिंधु और झेलम। तो तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम के बीच में है। तक्षशिला कहाँ है? सिंधु और झेलम के बीच है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? माने मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य कार्यकाल में, माने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, तो वो किस पद पर था? माने क्या था उसमें? ठीक है, ऑप्शन आप लोग बताइएगा। आक्रमणकारी, पुजारी, मंत्री और राजदूत। कौन था? राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी में। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। दीदारगंज याछणी किस काल की है? मौर्य काल की। दीदारगंज याछणी जो है मौर्य काल की। देखिए, दीदारगंज जो जगह है ना, पटना में है, पटना के पास है। ठीक है, यहाँ जो है याछणी की एक मूर्ति मिली है, जो सुंदर मूर्ति है। ठीक है, तो दीदारगंज याछणी किस काल की है? मौर्य काल की। और इसका जो सत्यापन हुआ से पता चला कि मौर्यकालीन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? ऑप्शन सुनिए। शक, हुंड, मुगल, ग्रीक। इनमें से कोई नहीं, तो ग्रीक को। ठीक है, ग्रीक माने कौन था वो? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को परास्त किए। और प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? बोलते हैं कि वह 6 लाख का सेना लेकर के पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को रवाना किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चाणक्य निम्न में से निम्न के समय फले फूले। चाणक्य का निम्न के समय फले फूले। किसका समय? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना करने में सहयोग कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य किए थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन ग्रीक शासक समुद्रगुप्त मौर्य से हार गया? सॉरी, कौन ग्रीक शासक चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया? सेल्यूकस निकेटर। बता चुके हैं कब युद्ध हुआ था? 305 ईसा पूर्व। हम ईस्वी बोल रहे हैं। चलिए सॉरी, सुधारिएगा, ईसा पूर्व, BC। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए, 2 समुद्रों के बीच भूमि जीतने के लिए चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखदत्त, तारानाथ। तो कौन होगा? कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य ही थे। किस पुस्तक का रचना किए थे? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी पर परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम में क्या किए? सिंहासन को त्यागे और जैन धर्म को अपना करके श्रवणबेलगोला में जा करके अपने अंतिम जीवन बिताए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन सुनिए। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ और धार्मिक जीवन और सामाजिक नीतियाँ। राजनीतिक नीतियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या नहीं है? तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य कला है, आर्थिक नीति है,
सैन्य रणनीति है, लेकिन वंश का इतिहास नहीं है। वंश का इतिहास उसमें नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे किसके? जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी? जैन धर्म के। किस मौर्य राजाओं ने अपना सिंहासन छोड़ा और जैन अपनाया? माने किस मौर्य राजाओं ने अपना सिंहासन छोड़ा और जैन धर्म को अपनाया? कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। मौर्य काल के लोक सेवकों का आम नाम क्या था? मतलब उन लोगों को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता था? अमात्य। ठीक है। मौर्य काल के लोक सेवकों को कहा जाता था अमात्य। अमात्य समझते हैं? जैसे वर्तमान में जैसे भारत के जैसे स्वतंत्र भारत के जैसे कैसे होते हैं डीएम, ठीक है, वैसे उस समय का होते थे वो अमात्य। ठीक है। कौटिल्य ने उपयोग किया हुआ शब्द धर्मस्थयी शब्द क्या दर्शाता है? धर्मस्थयी, न्याय कचहरी, न्यायिक कचहरी। धर्मस्थयी शब्द क्या है? न्यायिक कचहरी। चंद्रगुप्त मौर्य था क्या चीज? क्या? ऑप्शन सुनिए। अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता, अशोक का दादा। अशोक का दादा। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो चंद्रगुप्त क्या हुए? दादा हुए। किसका? अशोक का। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? देखिए निम्नलिखित में से है तो बोला जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। पाटलिपुत्र को बनाया, उदयन तो पहले बनाए किए थे। देखिए निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था क्या चीज? देखिए ऑप्शन सुनिए। एक निरंकुश शासक, एक राजनीतिज्ञ, एक उदार शासक, एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक थे। सांची का विशाल स्तूप किसके समय में निर्धारित किया था? मौर्य के समय में। सांची का स्तूप निर्माण किया था किसके समय? कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबद्ध है? तो पटना में है, बताइए लोग, गेस करिए लोग। पटना में कौन है? कुम्हरार है ना। पाटलिपुत्र से लगभग, पटना जंक्शन से 5 किलोमीटर लगभग है दूर। ठीक है। संहर्ता कौन होता था? संहर्ता होता था महासंग्रहकर्ता। संहर्ता मतलब हाँ आय का लेखा जोखा रखता था। ठीक है। वो महासंग्रहकर्ता कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? चाणक्य, कौटिल्य का और शास्त्र। ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे चाणक्य जो है ना अपने और शास्त्र में जिस तरह से राजनीति के बारे में व्याख्या किए हैं, उस तरह से मैकियावेली के प्रिंस के मतलब ग्रंथ जो है उसमें भी उसका व्याख्या की गई, इसलिए उसका तुलना उससे किया जाता है। और भारत का मैकियावेली किससे कहा जाता है? चाणक्य को। बताइएगा रजुक थे। रजुक क्या थे? रजुक के क्या होते थे बताइए? मौर्य शासन में अधिकारी। ठीक है। रजुक जो होते थे मौर्य शासन में अधिकारी होते थे। चलिए आगे बताइएगा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। बताइएगा और किस नाम से जाना था चाणक्य? कौटिल्य। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध पर अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसे एक भारतीय राजा ने हराया था। कौन भारतीय राजा ने हराया था? कब हराया था? 305 ईसा पूर्व। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज कितने वर्ष तक रहा? लगभग 5 वर्ष तक रहा। 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक। और शास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य। कौटिल्य कौन था? मतलब हाँ मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ठीक है। बताइएगा सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स। ठीक है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया? विलियम जोन्स। आगे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? कौन सा मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध प्रतिमा, ये जो है मौर्य काल का नहीं है, बाकी सब मौर्य काल से है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था किस चीज का? लकड़ी का। बिंदुसार के शासन के दौरान आंशिक अशांति कहाँ थी? मतलब बिंदुसार जब शासन कर रहा था अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। पहले किसको भेजा? फिर बाद में किसको भेजा? अशोक को जाकर उसको कंट्रोल किया। बताइएगा अशोक किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य वंश संबंधित था। इस तरह से इसमें से नियर अबाउट 50 क्वेश्चन
हम लोगों ने इसको कवर किया, और बाकी के वीडियो में इसके बाद का क्वेश्चन करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बच रहा है अगले वीडियो में करेंगे। जो कुछ क्वेश्चन जो हम लोग कलेक्शन किए हैं इससे अन्य बुक से, उसको भी थोड़ा चर्चा करते हैं। सब सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। फटाफट पूछते हैं, ठीक ना, बताइएगा। उत्तराखंड ये ना फर्स्ट पेज है, ठीक है। और देखिए ये जो भी क्वेश्चन जो है जो हम लोग कलेक्शन किए हैं, इसको एकदम पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़े हैं आप, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड वहाँ से भी कर सकते हैं। और इसको देखिए और डाउनलोड करके पेन डाउन करिए और इसको याद करिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अन्य बुकों से मतलब एक बुक का कलेक्शन नहीं है, ये 5 बुक का लगभग 5 बुक का कलेक्शन इसमें आता है। और ये बुक जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सभी बुकों से इसमें कलेक्शन किया जाता है। इसलिए आप लोग इसको याद करिएगा। याद एक बार करिएगा तो समझ लीजिए कि आपको लूसेंट ही नहीं सब बुक कंप्लीट हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। देखिए मौर्य साम्राज्य के जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर के देखे क्वेश्चन, कुछ प्रश्न इसमें भी है, देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। किसने हराया था उसको? चलिए किसके मदद से? चाणक्य की मदद से। बृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया किसने? अखंड भारत का निर्माण किया, ठीक ना। चंद्रगुप्त किसके सहयोग से मगध गद्दी पर बैठा? कब बैठा? फटाफट बोलते चलिए लो। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण यानी निम्न कुल के उत्पन्न शब्द का प्रयोग किसने किया था? मुद्रा राक्षस में जो विशाख द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस। ये बताइए, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया उसके लिए? निम्न कुल के थे। और बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? कि वो क्षत्रिय थे, ठीक है। और शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? और शास्त्र का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त अनुयायी था किसका? जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल से मानते हैं? क्षत्रिय कुल से। अभी हम लोग चर्चा किया उसका। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रुद्र रामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व। 305 सेल्यूकस निकेटर अपने राजदूत को भेजा। इसके दरबार में कौन था? मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर ने पुत्री की शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। कौन थी? कार्लेनिया थी। और यह जो है ना संधि जब हुआ तो यह कुछ क्षेत्रों को दान में मैंने दे दिया संधि के शर्त के अनुसार। कौन दिया? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, याद रखेंगे। और शास्त्र पुस्तक की तुलना किस पुस्तक से की जाती है? मैकियावेली की प्रिंस। मैकियावेली प्रिंस का है, बताया था भी ग्रंथ है, ठीक है, जिसका मिलता जुलता है किस? अर्थशास्त्र से। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज की रचना किसने? मेगास्थनीज ने किसकी रचना की? इंडिका की। बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा जाता है, किसने कहा था? पुलटार कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का शिक्षा लिया था किससे? भद्रबाहु से। भद्रबाहु के साथ ही वो गया था श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है किसमें? एपियानस में। किसमें? एपियानस में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 BC में। श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद्धति द्वारा अपने प्राण त्यागा था? संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति क्या होता है? उपवास, ठीक है। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा किसने कहा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में। पाटलिपुत्र को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 4 प्रांतों में विभाजित था। बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिणी विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तमिल ग्रंथ अहनानुरु एवं मुर्नानुरु, ठीक है। क्या है? अहनानुरु और मुर्नानुरु, ठीक है। 2 ग्रंथ इससे मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों में अध्यक्ष को क्या कहा जाता था?
अमात्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथों में मिलता है? विशाख दत्त द्वारा रचित कौन है ग्रंथ? मुद्रा राक्षस। ठीक है, बताइएगा। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसने निर्मित किया? किससे निर्मित है? लकड़ी से है। कुम्हरार नामक स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र, पटना। बताइएगा, किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। बताइएगा, किसे अमित्र घात कहा जाता है? बिंदुसार को। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। बताइएगा, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? डायमेकस आया था। चलिए आगे बताइएगा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ कौन? अशोक हुआ। अशोक कौन था बिंदुसार का? अशोक के माँ का नाम क्या था? सुभद्रांगी। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जरा में उल्लेख है किसका? अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक की पत्नी थी कौन? कारुवाकी और असंघमिता। देखिए आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? भाब्रू अभिलेख में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 में। 269 BC ईसा पूर्व। अच्छा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स विल्सन। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था कब? 261 BC में। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक देखिए। बताइए कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है? 13वां शिलालेख में। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग यहीं तक इसको रोकते हैं, ठीक ना। आगे जो भी मतलब जो क्वेश्चन इसमें से बचे हैं और बहुत सारा भी प्रश्न इससे बनेंगे, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। आगे जो भी इसका जो मतलब PDF के लिए चिंतित ना होंगे, इसका PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम लोग को वीडियो जाए आप लोगों को समय से मिल सके। और जो भी मतलब इससे ट्रिक बनेगा हम लोग आगे भी ट्रिक के माध्यम से इसको याद करवाने का प्रयास करेंगे। और जो आने वाले जो परीक्षा है जो BPSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जो भी है, इसके लिए बहुत मतलब कारगर सिद्ध होगा ये। चलिए तो अब समाप्त करते हैं वीडियो के यहीं पर। जय हिंद।